हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 12th चैप्टर 12। हिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर 12 है वो क्या है? उपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना, स्थापत्य। आज हम इन सभी के बारे में जानेंगे। इस अध्याय में हम उपनिवेशिक भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। उपनिवेशिक शहरों की चारित्रिक विशेषताओं अन्वेषण करेंगे और उनमें होने वाली सामाजिक परिवर्तनों को देखेंगे। हम 3 बड़े शहरों मद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई के विकास क्रम को गहनता से देखेंगे। तीनों शहर मूलतः मत्स्य ग्रहण तथा बुनाई के गांव थे। वे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के कारण व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। कंपनी के एजेंट 1639 में मद्रास तथा 1690 में कलकत्ता में बस गए। 1661 में बम्बई को ब्रिटेन के राजा ने कंपनी को दे दिया था, जिसे उसने पुर्तगाल के शासक से अपनी पत्नी के दहेज के रूप में प्राप्त किया था। कंपनी ने इन 3 बस्तियों में व्यापारिक तथा प्रशासनिक कार्यालय स्थापित किए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओरिएंटल सीनरी 1798 में प्रकाशित हुई डेनियल के एक चित्र पर आधारित टॉमस तथा विलियम डेनियस द्वारा फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास का दक्षिण पश्चिम अवलोकन। माल से लदे यूरोपीय जहाज द्वारा क्षितिज पर अंकित अग्रभाग में मछुआरों की देशी नाव देखी जा सकती है, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य तक ये कस्बे बड़े शहर बन गए थे, जहां से नए शासक पूरे देश पर नियंत्रण करते थे। आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा नए शासकों के प्रभुत्व को दर्शाने के लिए संस्थानों की स्थापना की गई। भारतीयों ने इस शहरों में राजनीतिक प्रभुत्व का नए तरीकों से अनुभव किया। मद्रास, बम्बई और कलकत्ता के नक्शे अन्य पुराने भारतीय कस्बों से काफी हद तक अलग थे और इन शहरों में बनाए गए भवन पर उपनिवेशिक उद्भव की स्पष्ट छाप थी। इमारतें क्या अभिव्यक्त करती है और स्थापत्य क्या जाहिर कर सकता है? इतिहास के छात्र छात्राओं को इस सवाल पर जरूर सोचना चाहिए। याद रखिए कि स्थापत्य हमारे विचारों को पत्थर, ईंट, लकड़ी या प्लास्टर के माध्यम से आकार देने में सहायक होता है। सरकारी अधिकारी के बंगले और अमीर व्यापारी के महलनुमा आवास से लेकर श्रमिक की साधारण झोपड़ी तक भवन सामाजिक संबंधों और पहचानों को कई प्रकार से परिलक्षित करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की ओर पलायन 1857 में ब्रिटिश सेना द्वारा शहर पर अधिकार करने के बाद दिल्ली के लोगों ने क्या किया, इसका वर्णन प्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब इस प्रकार करते हैं। दुश्मन को पराजित करने और भगा देने के बाद विजेताओं ब्रिटिश ने सभी दिशाओं से शहर को उजाड़ दिया। जो सड़क पर मिले उन्हें काट दिया गया। 2 से 3 दिनों तक कश्मीरी गेट से चांदनी चौक तक शहर की हर सड़क युद्ध भूमि बनी रही। 3 द्वार अजमेरी, तुर्कमान तथा दिल्ली अभी भी विद्रोहियों के कब्जे में थे। इस प्रतिशोधी आक्रोश तथा घृणा के नंगे नाच से लोगों के चेहरों का रंग उड़ गया और बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं इन तीनों द्वारों से हड़बड़ाकर पलायन करने लगे। शहर के बाहर छोटे गांवों और देवस्थलों में शरण ले अपनी वापसी के अनुकूल समय का इंतजार करते रहे। पूर्व अनौपचारिक काल में कस्बे और शहर। इससे पहले कि हम उपनिवेशिक काल में शहरों के विकास का अन्वेषण करें, हमें ब्रिटिश शासन के पहले की शताब्दियों के शहरों पर नजर डालनी चाहिए। कस्बों को उनका चरित्र कैसे मिला? कस्बों को सामान्यतः ग्रामीण इलाकों के विपरीत परिभाषित किया जाता था। वे विशिष्ट प्रकार की आर्थिक गतिविधियों और संस्कृतियों के प्रतिनिधि बनकर उभरे। लोग ग्रामीण अंचलों में खेती, जंगलों में संग्रहण या पशुपालन के लिए द्वारा जीवन निर्वाह करते थे। इसके विपरीत कस्बों में शिल्पकार, व्यापारी, प्रशासक तथा शासक रहते थे। कस्बों का ग्रामीण जनता पर प्रभुत्व होता था और वे खेती से प्राप्त करों और अधिशेष के आधार पर फलते फूलते थे। अक्सर कस्बों और शहरों की किलेबंदी की जाती थी, जो ग्रामीण क्षेत्रों से इनकी पृथकता को चिन्हित करती थी। फिर भी कस्बों और गांवों के बीच की पृथकता अनिश्चित होती थी। किसान तीर्थ करने के लिए लंबी दूरियां तय करते थे और कस्बों से होकर गुजरते थे। वे अकाल के समय कस्बों में जमा भी हो जाते थे। इसके अतिरिक्त लोगों और माल को कस्बों से गांव की ओर विपरीत गमन भी था। जब कस्बों पर आक्रमण होते थे तो लोग अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में शरण लेते थे। व्यापारी और फेरी वाले कस्बों से माल गांव ले जाकर बेचते थे, जिसके द्वारा बाजारों तक
फैलाव और उपभोग की नई शैलियों का सृजन होता था। 16वीं और 17वीं शताब्दियों में मुगलों द्वारा बनाए गए शहर जनसंख्या के केंद्रीकरण, अपने विशाल भवनों तथा अपनी शाही शोभा व समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। आगरा, दिल्ली और लाहौर शाही प्रशासन और सत्ता के लिए महत्वपूर्ण केंद्र थे। मनसबदार और जागीरदार जिन्हें साम्राज्य के अलग अलग भागों में क्षेत्र दिए गए थे, सामान्यतः इन शहरों में अपने आवास रखते थे। इन सत्ता केंद्रों में आवास एक अमीर की स्थिति और प्रतिष्ठा का संकेतक था। इन केंद्रों में सम्राट और कुलीन वर्ग की उपस्थिति के कारण वहाँ कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करना आवश्यक था। शिल्पकार कुलीन वर्ग के परिवारों के लिए विशिष्ट हस्तशिल्प का उत्पादन करते थे। ग्रामीण अंचलों से शहर के बाजारों में निवासियों सेना के लिए अनाज लाया जाता था। राजकोष भी शाही राजधानी में ही स्थित था, इसलिए राज्य का राजस्व नियमित रूप से राजधानी में आता रहता था। सम्राट एक किलेबंद महल में रहता था और नगर एक दीवार से घिरा होता था, जिसमें अलग अलग द्वारों से आने जाने पर नियंत्रण रखा जाता था। नगरों के भीतर उद्यान, मस्जिदें, मंदिर, मकबरे, महाविद्यालय, बाजार, कारवां, सराय स्थित होती थी। नगर का ध्यान महल और मुख्य मस्जिद की ओर होता था। दक्षिण भारत के नगरों जैसे मदुराई और कांचीपुरम में मुख्य केंद्र मंदिर होता था। ये केंद्र महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी थे। धार्मिक त्योहार अक्सर मेलों के साथ होते थे, जिससे तीर्थ और व्यापार जुड़ जाते थे। सामान्यतः शासक धार्मिक संस्थाओं का सबसे ऊंचा प्राधिकारी मुख्य संरक्षक होता था। समाज और शहर में अन्य समूहों वर्गों का स्थान शासक के साथ उनके संबंधों में तय होता था। मध्यकालीन शहरों में शासक वर्ग के वर्चस्व वाली सामाजिक व्यवस्था में हरेक से अपेक्षा की जाती थी कि उससे समाज में अपना स्थान पता हो। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, शाहजहानाबाद 1857 में शहर के चारों ओर बनाई गई दीवारों को 1857 के बाद ढा दिया गया था। लाल किला नदी के किनारे पर दिखाई दे रहा है। दाईं तरफ फासले पर रिज आप ब्रिटिश बसावट और छावनी देख सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर इसमें चित्र में हम देख सकते हैं। उत्तर भारत में इस व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य कोतवाल नामक राज के अधिकारी का होता था, जो नगर में आंतरिक मामलों पर नजर रखता था और कानून व्यवस्था बनाए रखता था। दिल्ली का कोतवाल। क्या आप जानते हैं कि हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दादा गंगाधर नेहरू 1857 के विद्रोह से पहले दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे। इस बारे में और जानकारी के लिए जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा पढ़ें। 18वीं शताब्दी में परिवर्तन। यह सब 18वीं शताब्दी में बदलने लगा। राजनीतिक तथा व्यापारिक पुनर्गठन के साथ पुराने नगर पतनोन्मुख हुए और नए नगरों का विकास होने लगा। मुगल सत्ता की क्रमिक क्षरण के कारण ही उसके शासन से संबंध नगरों का अवसान हो गया। मुगल राजधानियों दिल्ली और आगरा ने अपना राजनीतिक प्रभुत्व खो दिया। नई क्षेत्रीय ताकतों का विकास क्षेत्रीय राजधानियों लखनऊ, हैदराबाद, सेरिंगपट्टम, पूना आज का पुणे, नागपुर, बड़ौदा तथा तंजौर आज का तंजावुर के बढ़ते महत्व में परिलक्षित हुआ। व्यापारी, प्रशासक, शिल्पकार तथा अन्य लोग पुराने मुगल केंद्रों से इन नई राजधानियों की ओर काम तथा संरक्षण की तलाश में आने लगे। नए राज्यों के बीच निरंतर लड़ाइयों का परिणाम यह था कि भाड़े के सैनिकों को भी यह तैयार रोजगार मिलता था। कुछ स्थानीय विशिष्ट लोगों तथा उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य से संबंध अधिकारियों ने भी इस अवसर का उपयोग कस्बे और गंज जैसी नई शहरी बस्तियों को बसाने में किया, परंतु राजनीतिक विकेंद्रीकरण के प्रभाव सब जगह एक जैसे नहीं थे। कई स्थानों पर नए सिरे से आर्थिक गतिविधियां बढ़ी, कुछ अन्य स्थानों पर युद्ध, लूटपाट तथा राजनीतिक अनिश्चितता आर्थिक पतन में परिणत हुई। कस्बा ग्रामीण अंचल में एक छोटे नगर को कहा जाता है, जो सामान्यतः स्थानीय विशिष्ट व्यक्ति का केंद्र होता है। गंज एक छोटे स्थायी बाजार को कहा जाता है। कस्बा और गंज दोनों कपड़ा, फल, सब्जी तथा दूध उत्पादों से संबंध थे। विशिष्ट परिवारों तथा सेना के लिए सामग्री उपलब्ध कराते थे। व्यापार तंत्रों
में परिवर्तन शहरी केंद्रों के इतिहास में परिलक्षित हुए। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने पहले मुगल काल में ही विभिन्न स्थानों पर आधार स्थापित कर लिए थे। पुर्तगालियों ने 1510 में पणजी में, डचों ने 1605 में, मछलीपट्टन में, अंग्रेजों ने मद्रास में 1639 में तथा फ्रांसीसियों ने 1673 में पांडिचेरी, आज का पुदुचेरी में व्यापारिक गतिविधियों में विस्तार के साथ ही इन व्यापारिक केंद्रों के आसपास नगर विकसित होने लगे। 18वीं शताब्दी के अंत तक स्थल आधारित साम्राज्य का स्थान शक्तिशाली जल आधारित यूरोपीय साम्राज्य ने ले लिया। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्यवाद तथा पूंजीवाद की शक्तियां अब समाज के स्वरूप को परिभाषित करने लगी थी। मध्य 18वीं शताब्दी से परिवर्तन का एक नया चरण आरंभ हुआ, जब व्यापारिक गतिविधियां अन्य स्थानों पर केंद्रित होने लगी। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, नदी से गोवा शहर का एक दृश्य जे ग्रेग द्वारा 1812 में, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। होने लगी तो 17वीं शताब्दी में विकसित हुए सूरत, मछलीपट्टन तथा ढाका पतोन्मुख हो गए। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद जैसे जैसे अंग्रेजों ने राजनीतिक नियंत्रण हासिल किया और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार फैला, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई जैसे औपनिवेशिक बंदरगाह शहर तेजी से नई आर्थिक राजधानियों के रूप में उभरे। ये औपनिवेशिक प्रशासन और सत्ता के केंद्र भी बन गए। नए भवनों और संस्थाओं का विकास हुआ तथा शहरी संस्थानों को नए तरीकों से व्यवस्थित किया गया। नए रोजगार विकसित हुए और लोग इन उपनिवेशिक शहरों की ओर उमड़ने लगे। लगभग 1800 तक ये जनसंख्या के लिहाज से भारत के विशालतम शहर बन गए थे। शहरों के नाम मद्रास, बम्बई और कलकत्ता शब्द उन गांवों के अंग्रेजी प्रभावित नाम हैं जहां अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी व्यापारिक चौकियां बनाई थी। अब उन्हें चेन्नई, मुंबई, कोलकाता कहा जाने लगा है। औपनिवेशिक शहर की पड़ताल, औपनिवेशिक रिकॉर्ड्स और शहरी इतिहास। औपनिवेशिक शासन बेहिसाब आंकड़ों और जानकारियों के संग्रह पर आधारित था। अंग्रेजों ने अपने व्यावसायिक मामलों को चलाने के लिए व्यापारिक गतिविधियों का विस्तृत ब्यौरा रखा था। बढ़ते शहरों में जीवन की गति और दिशा पर नजर रखने के लिए वे नियमित रूप से सर्वेक्षण करते थे, सांख्यिकी आंकड़े इकट्ठा करते थे और विभिन्न प्रकार की सरकारी रिपोर्ट प्रकाशित करते थे। प्रारंभिक वर्षों से ही औपनिवेशिक सरकार ने मानचित्र तैयार करने पर खास ध्यान दिया। सरकार का मानना था कि किसी जगह की बनावट और भूदृश्य को समझने के लिए नक्शे जरूरी होते। इस जानकारी के सहारे वे इलाके पर ज्यादा बेहतर नियंत्रण कायम कर सकते थे। जब शहर बढ़ने लगे तो न केवल उनके विकास की योजना तैयार करने के लिए बल्कि व्यवसाय को विकसित करने और अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए भी नक्शे बनाए जाने लगे। शहरों के नक्शों से हमें उस स्थान पर पहाड़ियों, नदियों व हरियाली का पता चलता है। ये सारी चीजें रक्षा संबंधित उद्देश्यों के लिए योजना तैयार करने में बहुत काम आती है। इसके अलावा घाटों की जगह, मकानों की सघनता और गुणवत्ता तथा सड़कों की स्थिति आदि से इलाके की व्यावसायिक संभावनाओं का पता लगाने और कराधान टैक्स व्यवस्था की रणनीति बनाने में मदद मिलती है। 19वीं सदी के आखिरी से अंग्रेजों ने वार्षिक नगरपालिका कर वसूली के जरिए शहरों के रखरखाव के वास्ते पैसा इकट्ठा करने की कोशिशें शुरू कर दी थी। टकरावों से बचने के लिए उन्होंने कुछ जिम्मेदारियां निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों को भी सौंपी हुई थी। आंशिक लोक प्रतिनिधित्व से लैस नगर निगम जैसे संस्थाओं का उद्देश्य शहरों में जलापूर्ति, निकासी, सड़क निर्माण और स्वास्थ्य व्यवस्था जैसी अत्यावश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना था। दूसरी तरफ नगर निगम की गतिविधियों से नए तरह के रिकॉर्ड्स पैदा हुए, जिन्हें नगरपालिका रिकॉर्ड्स रूम में संभाल कर रखा जाने लगा। शहरों के फैलाव पर नजर रखने के लिए नियमित रूप से लोगों की गिनती की जाती थी। 19वीं सदी के मध्य तक विभिन्न क्षेत्रों में कई जगह स्थानीय स्तर पर जनगणना की जा चुकी थी। अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास 1872 में किया गया। इसके बाद 1881 से दशकी हर 10 साल में होने वाली जनगणना एक नियमित व्यवस्था बन गई। भारत में शहरीकरण का अध्ययन करने के लिए जनगणना से निकले आंकड़े एक बहुमूल्य स्रोत हैं। जब हम इन रिपोर्ट को देखते हैं तो ऐसा लगता है हमारे पास ऐतिहासिक परिवर्तन को मापने के लिए ठोस जानकारी उपलब्ध है। बीमारियों से होने वाली मौतों की सारणियों का अंतहीन सिलसिला या उम्र, लिंग, जाति एवं व्यवसाय के अनुसार लोगों को गिनने की व्यवस्था से
संख्याओं का एक विशाल भंडार मिलता है जिससे सटीकता का भ्रम पैदा हो जाता है, लेकिन इतिहासकारों ने पाया है कि आंकड़े भ्रामक भी हो सकते हैं। इन आंकड़ों का इस्तेमाल करने से पहले हमें इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि आंकड़े किसने इकट्ठे किए हैं और उन्हें क्या तथा कैसे इकट्ठा किया गया था। हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि किस चीज़ को मापा गया था और किस चीज़ को नहीं मापा गया था। मिसाल के तौर पर जनगणना एक ऐसा साधन थी जिसके जरिए आबादी के बारे में सामाजिक जानकारियों को सुगमय आंकड़ों में तब्दील किया जाता था, लेकिन इस प्रक्रिया में कई भ्रम थे। जनगणना आयुक्तों ने आबादी के विभिन्न तबकों का वर्गीकरण करने के लिए अलग अलग श्रेणियां बनाई थी। कई बार यह वर्गीकरण निहायत अतार्किक होता था और लोगों को परिवर्तनशील परस्पर काटती पहचानों को पूरी तरह नहीं पकड़ पाता था। भला ऐसे व्यक्तियों को किस श्रेणी में रखा जाएगा? जो कारीगर भी था और व्यापारी भी। जो आदमी अपनी जमीन पर खुद खेती करता था और उपज को खुद शहर ले जाता है, उसको किस श्रेणी में गिना जाएगा? उसे किसान माना जाएगा या व्यापारी? हम यहाँ पर देखते हैं बम्बई का एक मानचित्र दिखाई दे रहा है हमको। काशल दुर्ग नामक गोले में घिरा हिस्सा किलाबंद आबादी का अंग था। बिंदुकित भाग में वे 7 द्वीप दर्शाए गए जिन्हें भूमि विकास परियोजना के जरिए एक दूसरे से जोड़ दिया गया था। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस मानचित्र में, यहाँ हमको ये दर्शाए गए हैं। बहुधा लोग खुद भी इस प्रक्रिया में मदद देने से इनकार कर देते थे या जनगणना आयुक्तों को गलत जवाब दे देते थे। काफी अरसे तक वे जनगणना कार्यों को संदेह की दृष्टि से देखते रहे। लोगों को लगता था कि सरकार नए टैक्स लागू करने के लिए जांच करवा रही है। ऊंची जाति के लोग अपने घर की औरतों के बारे में जानकारी देने से हिचकिचाते थे। महिलाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे घर के भीतरी हिस्से में दुनिया से कट कर रहे। उनके बारे में सार्वजनिक दृष्टि या सार्वजनिक जांच को सही नहीं माना जाता था। जनगणना अधिकारियों ने यह भी पाया कि बहुत सारे लोग ऐसी पहचानों का दावा करते थे जो ऊंची हैसियत की मानी जाती थी। शहरों में ऐसे लोग भी थे जो फेरी लगाते थे या काम न होने पर मजदूरी करने लगते थे। इस तरह के बहुत सारे लोग जनगणना कर्मचारियों के सामने खुद को अक्सर व्यापारी बताते थे, क्योंकि उन्हें मजदूरी के मुकाबले व्यापार ज्यादा सम्मानित गतिविधि लगती थी। मृत्यु दर और बीमारी से संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा करना भी लगभग असंभव था। बीमार पड़ने की जानकारी भी लोग प्रिय नहीं देते थे। बहुत बार इलाज भी गैर लाइसेंसी डॉक्टर से करा लिया जाता था। ऐसे में बीमारी या मौत की घटनाओं का सटीक हिसाब लगाना कैसे संभव था? कहने का मतलब यही है कि इतिहासकारों को जनगणना जैसे स्रोतों का भारी एहतियात से इस्तेमाल करना पड़ता है। उन्हें जनगणना के पीछे निहित संभावित पूर्वाग्रहों को ध्यान में रखते हुए इन संख्याओं की सावधानी से पड़ताल करनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि संख्याएं क्या नहीं बता रही है। मगर जनगणना और नगरपालिका से संस्थाओं के सर्वेक्षणों, मानचित्रों और रिकॉर्ड के सहारे उपनिवेशिक शहरों के पुराने शहरों के मुकाबले ज्यादा विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, नक्शे क्या बताते हैं और क्या छिपाते हैं। सर्वेक्षण पद्धतियों के विकास, सटीक वैज्ञानिक औजारों और ब्रिटिश शाही जरूरतों की वजह से मानचित्रों को बड़ी सावधानी के साथ तैयार किया जाता था। सर्वे ऑफ इंडिया भारत सर्वेक्षण का गठन 1878 में किया गया था। उस समय तैयार किए नक्शे से हमें काफ़ी सारी जानकारी तो मिलती है, साथ ही अंग्रेज शासकों की सोच, निहित भेदभाव भी उजागर हो जाता है। मसलन शहर में गरीबों की बड़ी बड़ी बस्तियों पर नक्शे चिन्हित नहीं किया गया क्योंकि शासकों के लिए उनका महत्व नहीं था। परिणाम स्वरूप यह मान लिया गया कि नक्शे पर मौजूद ये रिक्त स्थान अन्य विकास योजनाओं के लिए उपलब्ध है। जब इन योजनाओं को शुरू किया गया तो वहां से गरीबों को हटा दिया गया। बदलाव के रुझान। जनगणना का सावधानी से अध्ययन करने पर कुछ दिलचस्प रुझान सामने आते हैं। सन 1800 के बाद हमारे देश में शहरीकरण की रफ्तार धीमी रही। पूरी 19वीं सदी और 20वीं सदी के पहले 2 दशकों तक देश की कुल आबादी में शहरी आबादी का हिस्सा बहुत मामूली और स्थिर रहा। इसे चित्र 12.5 से समझा जा सकता है। 1900 से 1940 के बीच 40 सालों के दरमियान शहरी आबादी 10% से बढ़कर लगभग 13% हो गई थी। अपरिवर्तनशील के नीचे विभिन्न क्षेत्रों में
शहरी विकास के रुझानों में उल्लेखनीय उतार चढ़ाव छिपे हुए थे। छोटे कस्बों के पास आर्थिक रूप से विकसित होने के लिए ज़्यादा मौके नहीं थे। दूसरी तरफ कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तेजी से फैले और जल्दी ही विशाल शहर बन गए। कहने का मतलब यह है कि नए व्यावसायिक और प्रशासनिक केंद्रों के रूप में इन तीनों शहरों के पनपने के साथ साथ कई दूसरे तात्कालिक शहर कमजोर भी पड़ते जा रहे थे। उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था को केंद्र होने के नाते ये शहर भारतीय सूती कपड़े से निर्यात उत्पादों के लिए संग्रह डिपो थे, मगर इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति के बाद इस प्रवाह की दिशा बदल गई और इन शहरों में ब्रिटेन कारखानों में बनी चीजें उतरने लगी। भारत से तैयार माल की बजाय कच्चे माल का निर्यात होने लगा। इस आर्थिक गतिविधि का स्वरूप ऐसा था कि उसने उपनिवेशिक शहर को देश के परंपरागत शहरों और कस्बों से बिल्कुल अलग ला खड़ा किया था। 1853 में रेलवे की शुरुआत हुई। इसने शहरों की काया पलट कर दी। आर्थिक गतिविधियों का केंद्र परंपरागत शहरों से दूर जाने लगा क्योंकि ये शहर पुराने मार्गों, नदियों के समीप थे। हर एक रेलवे स्टेशन कच्चे माल का संग्रह केंद्र और आयातित वस्तुओं का वितरण बिंदु बन गया। उदाहरण के लिए गंगा के किनारे स्थित मिर्जापुर दक्कन से कपास तथा सूती वस्त्रों के संग्रह का केंद्र था, जो बम्बई तक जाने वाली रेलवे लाइन के अस्तित्व में आने के बाद अपनी पहचान खोने लगा था। चित्र अध्याय 10 में हम देख सकते हैं चित्र 10.18 रेलवे नेटवर्क के विस्तार के बाद रेलवे वर्कशॉप्स और रेलवे कॉलोनियों की स्थापना शुरू की गई। जमालपुर, वोल्टेयर और बरेली जैसे रेलवे नगर अस्तित्व में आए। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं भारत में शहरीकरण 1881 से लेकर 1942 तक साल और कुल आबादी में शहर आबादी का प्रतिशत 1891 में कितना था? यहाँ पर था 9.4, 1901 में था 10.0, 1911 में था 9.4, 1921 में था 10.2 और 1931 में था 11.1 और 1941 में था 12.8। तो हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है फोर्ट एरिया का बोरा बाजार 1885। जैसे जैसे बम्बई फैली, फोर्ट एरिया में भी भीड़ बढ़ने लगी। व्यापारी, दुकानदार और नौकरी पेशा लोग इस इलाके में आने लगे। बहुत सारे नए बाजार खुले और बड़ी बड़ी इमारतें बनने लगी। इसके भीड़ भड़ाके से चिंतित अंग्रेजों ने फोर्ट के उत्तरी इलाके से भारतीयों को खदेड़ने की कोशिश शुरू कर दी। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं फोर्ट एरिया का बोरा बाजार, जो कि हमको यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। नए शहर कैसे थे? बंदरगाह, किले और सेवाओं के केंद्र। अब हम इनके बारे में जानेंगे। 18वीं सदी का मद्रास, कलकत्ता और बम्बई महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुके थे। यहाँ जो आबादियाँ बसी वे चीज़ों के संग्रह के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारखाने यानी वाणिज्यिक कार्यालय इन्हीं बस्तियों में बनाए और यूरोपीय कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण सुरक्षा के उद्देश्य से इन बस्तियों की किलेबंदी कर दी। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, कलकत्ता में फोर्ट विलियम ने, बम्बई में फोर्ट, ये इलाके ब्रिटिश आबादी के रूप में जाने जाते थे। यूरोपीय व्यापारियों के साथ साथ लेन देन चलाने वाले भारतीय व्यापारी, कारीगर, कामगार इन किलों के बाहर अलग बस्तियों में रहते थे। यूरोपियों और भारतीयों के लिए शुरू से ही अलग क्वार्टर बनाए गए थे। उस समय के लेखन में उन्हें व्हाइट टाउन, गोरा शहर और ब्लैक टाउन, काला शहर के नाम से उद्धृत किया जाता था। राजनीतिक सत्ता अंग्रेजों के हाथ में आ जाने के बाद यह नस्ली फर्क और भी तीखा हो गया। 19वीं सदी के मध्य में रेलवे के फैलते नेटवर्क ने इन शहरों को शेष भारत से जोड़ दिया। नतीजा यह हुआ कि जहां से कच्चा माल और मजदूर आते थे, ऐसे देहाती और दूर दराज इलाके भी इन बंदरगाह शहरों से गहरे तौर पर जुड़ने लगे, क्योंकि कच्चा माल निर्यात के लिए इन शहरों में आता था और सस्ते श्रम की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वहाँ कारखाने लगाना आसान था। 1850 के दशक में बाद भारतीय व्यापारी उद्यमिता ने मुंबई में सूती कपड़ा मिलें लगाई। कलकत्ता के बाहरी इलाके यूरोपियों के स्वामित्व वाली जूट मिलें खोली गई। यह भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास की शुरुआत थी। हालांकि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास इंग्लिश कारखानों के लिए कच्चा माल भेजते थे और पूंजीवाद जैसी आधुनिक आर्थिक ताकतों के बल पर मजबूती से सामने आ चुके थे, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से फैक्ट्री उत्पादन पर आधारित नहीं थी। इन शहरों की ज्यादातर कामकाजी आबादी उस श्रेणी में आती थी जिसे अर्थशास्त्री तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र कहते हैं। उस समय यहाँ
सही मायनों में अब हम यहाँ पर एक चित्र देख लेते हैं। कलकत्ता में ओल्ड फोर्ट घाट टॉमस एवं विलियम डेनियल का उत्कीर्ण चित्र 1787 में ओल्ड फोर्ट पानी के किनारे बनाया गया था। कंपनी का माल यहीं उतारा था और स्थानीय लोग यहाँ नहाने धोने के लिए आते थे। यहाँ पर क्या हुआ करता था, कंपनी का जो माल हुआ करता था वो यहाँ पर उतारा जाता था और जो स्थानीय लोग, जो गांव वाले या भी जो भी ग्रामीण लोग वगैरह हुआ करते थे, वो यहाँ पर नहाने धोने के लिए आया करते थे। सही मायनों में केवल दो औद्योगिक शहर थे, एक कानपुर, दूसरा जमशेदपुर। कानपुर में चमड़े की चीजें, ऊनी और सूती कपड़े बनते थे, जबकि जमशेदपुर में स्टील उत्पादन के लिए विख्यात था। भारत कभी भी एक आधुनिक औद्योगिक देश नहीं बन पाया क्योंकि पक्षपातपूर्ण उपनिवेशिक नीतियां ने हमारी औद्योगिक विकास को आगे नहीं बढ़ने दिया। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास बड़े शहर तो बने, लेकिन इससे औपनिवेशिक भारत की समूची अर्थव्यवस्था में कोई नाटकीय इजाफा नहीं हुआ। एक नया शहरी परिवेश। औपनिवेशिक शहर नए शहरों की वाणिज्यिक संस्कृति को प्रतिबिंबित करते हैं। राजनीतिक सत्ता और संरक्षण भारतीय शासकों के स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों के हाथ में जाने लगा। दुभाषियों, बिचौलियों, व्यापारियों और माल आपूर्तिकर्ता के रूप में काम करने वाले भारतीयों का भी इन शहरों में एक महत्वपूर्ण स्थान था। नदी या समुद्र के किनारे आर्थिक गतिविधियों से गोदियों और घाटियों का विकास हुआ। समुद्र किनारे गोदाम, वाणिज्यिक कार्यालय, जहाजरानी उद्योग के लिए बीमा एजेंसियों, यातायात डिपो और बैंकिंग संस्थानों की स्थापना होने लगी। कंपनी के मुख्य प्रशासकीय कार्यालय समुद्र तट से दूर बनाए गए। कलकत्ता में स्थित राइटर्स बिल्डिंग इसी तरह का एक दफ्तर हुआ करती थी। यह राइटर्स का आशय कलरकोसी था। यह ब्रिटिश शासन में नौकरशाही के बढ़ते कद का संकेत था। किले की चार दीवारी के आसपास यूरोपीय व्यापारियों को एजेंटे ने यूरोपीय शैली के महल नुमा मकान बना लिए थे। कुछ ने शहर की सीमा से सटे उप शहरी मुफस्सिल इलाकों में बगीचा घर, गार्डन हाउस बना लिए थे। शासक वर्ग के लिए नस्ली विभेद पर आधारित क्लब, रेसकोर्ट और रंगमंच भी बनाए गए। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, दी ओल्ड कोर्ट हाउस ऑफ राइटर्स बिल्डिंग टॉम्स एवं विलियम डेनियल 1786 में दाएं पर हाथ पर कोर्ट हाउस न्यायालय परिसर के खुले तोरण पथ वाले बरामदे और लंबे खंभों को 1792 में ढा दिया गया। इसके बगल में राइटर्स बिल्डिंग खड़ी है, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी, जिन्हें भारत में आने पर राइटर्स कहा जाता था, रहते थे। बाद में यह इमारत सरकारी कार्यालय बना दी गई थी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस चित्र को। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर एक और चित्र दिखाया गया है हमको। चौरंगी में नई इमारतें, टॉमस एवं विलियम डेनियल 1787। मैदान के पूर्वी किनारे पर अंग्रेजों के निजी मकान 18वीं सदी के आखिर में बनने लगे थे। इनमें से ज्यादातर मकान पल्डियन शैली के थे, जिसमें गर्मियों से बचने के लिए खंभों के सहारे बड़े बरामदे बनाए गए थे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, बड़े बड़े बरामदे दिखाई देंगे। अमीर भारतीय एजेंटों और बिचौलियों ने बाजारों के आसपास ब्लैक टाउन में परंपरागत ढंग के दलानी मकान बनवाए। उन्होंने भविष्य में पैसा लगाने के लिए शहर के भीतर बड़ी बड़ी जमीनें भी खरीद ली थी। अपने अंग्रेज स्वामित्व को प्रभावित करने के लिए वे त्योहारों के समय रंगीन दावतों का आयोजन करते थे। समाज में अपनी हैसियत साबित करने के लिए उन्होंने मंदिर भी बनवाए। मजदूर वर्ग के लोग अपने व्यापारी और भारतीय स्वामित्व के लिए खानशामा, पालकी वाहक, गाड़ी वाहन, चौकीदार, पोर्टर और निर्माण व गोदी मजदूर के रूप में विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराते थे। वे शहर के विभिन्न इलाकों में कच्ची झोपड़ियों में रहते थे। 19वीं सदी के मध्य में औपनिवेशिक शहर का स्वरूप और भी बदल गया। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में अंग्रेजों का रवैया विद्रोह की लगातार आशंका से तय होने लगा था। उनको लगता था कि शहरों की ओर अच्छी तरह हिफाजत करना जरूरी है और अंग्रेजों को देशियों के खतरे से दूर, ज्यादा सुरक्षित व पृथक बस्तियों में रहना चाहिए। पुराने कस्बों के इर्द गिर्द चारागाहों और खेतों को साफ कर दिया गया। सिविल लाइन्स के नाम से नए शहरी इलाके विकसित किए गए। सिविल लाइन्स में केवल गोरों को बसाया गया। छावनियों को भी सुरक्षित स्थानों के रूप में विकसित किया गया। छावनियों में यूरोपीय कमान के अंतर्गत भारतीय सैनिक तैनात किए जाते थे। ये इलाके मुख्य शहर से अलग लेकिन जुड़े हुए होते थे। चौड़ी सड़कें, बड़े बगीचे, बने बंगलों, बैरकों, परेड मैदान और
चर्च आदि ये छावनियाँ यूरोपीय लोगों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल थी। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, द मार्बल पैलेस संगमरमर महल कलकत्ता यह नई शहरी संभ्रांत वर्ग के लिए भारतीय परिवार द्वारा बनाई गई सबसे भव्य इमारत में से एक थी। चितपुर बाजार चार्ल्स डी ऑयली द्वारा चितपुर बाजार कलकत्ता में ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन की सीमा पर स्थित था। यह विभिन्न प्रकार के मकानों को देखिए, एक तरफ अमीर जमींदार की ईंटों से बनी इमारत है और दूसरी तरफ फूस से बनी गरीबों की झोपड़ियां हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या यहाँ पर ईंटों से बनी इमारत है और यहाँ पर ये फूस से बनी झोपड़ियां हमको दिखाई दे रही है। तस्वीर में दिखाई दे रही मंदिर को अंग्रेज ब्लैक पगोडा कहते थे, जिसका यहाँ रहने वाले गोविंद राम मित्तर नामक जमींदार ने निर्माण कराया था। नस्ल पर आधारित भाषा के चलते नाम भी अक्सर शाही में रंगे होते थे। तो थी ही भारतीय कस्बों की घनी और बेतरतीब बसावट की विपरीत व्यवस्थित शहरी जीवन का एक नमूना भी थी। अंग्रेजों की नज़र में काले इलाके न केवल अराजकता और हो हल्ले का केंद्र थे, वे गंदगी और बीमारी का स्रोत भी थे। काफी समय तक अंग्रेजों की दिलचस्पी गोरों को आबादी में सफाई और स्वच्छता बनाए रखने तक ही सीमित थी, लेकिन जब हैजा और प्लेग जैसी बीमारियां फैली और हजारों लोग मारे गए तो औपनिवेशिक अफसरों को स्वच्छता व सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए ज्यादा कड़े कदम उठाने की जरूरत महसूस हुई। उनको भय था कहीं बीमारियां ब्लैक टाउन से व्हाइट टाउन में भी न फैल जाए। 1860 से 70 के दशकों से साफ सफाई के बारे में कड़े प्रशासकीय उपाय लागू किए गए और भारतीय शहरों में निर्माण गतिविधियों पर अंकुश लगाया गया। लगभग इसी समय निर्मित की गई इस प्रकार भारतीय शहरों को नियमित व नियंत्रित करने के लिए स्वच्छता निगरानी भी एक अहम तरीका बन गया। पहला, हिल स्टेशन। छावनियों की तरह हिल स्टेशन पर्वतीय सैरगाह भी औपनिवेशिक शहरी विकास का एक खास पहलू थी। हिल स्टेशनों की स्थापना और बसावट का संबंध सबसे पहले ब्रिटिश सेना की जरूरतों से था। शिमला, वर्तमान शिमला की स्थापना गुरखा युद्ध 1815 से 16 के दौरान की गई। अंग्रेज मराठा 1818 के युद्ध के कारण अंग्रेजों की दिलचस्पी माउंट आबू में बनी, जबकि दार्जिलिंग को 1845 में सिक्किम के राजाओं से छीना गया था। ये हिल स्टेशन फौजियों को ठहराने, शरत की चौकसी करने और दुश्मन के खिलाफ हमला बोलने के लिए महत्वपूर्ण स्थान थे। अब हम यहाँ पर देखते हैं, भारतीय पहाड़ों को मृदु और ठंडी जलवायु को फायदे की चीज माना जाता था, खास तौर से इसलिए कि अंग्रेज गर्म मौसम को बीमारियां पैदा करने वाला मानते थे। उन्हें गर्मियों के कारण हैजा, मलेरिया की सबसे ज्यादा आशंका रहती थी। वे फौजियों को इन बीमारियों से दूर रखने की पूरी कोशिश करते थे। सेना की भारी भरकम मौजूदगी के कारण ये स्थान पहाड़ियों में एक नई तरह की छावनी बन गए। इन हिल स्टेशनों को सेनेटोरियम के रूप में भी विकसित किया गया था। सिपाहियों को यहाँ विश्राम करने और इलाज कराने के लिए भेजा जाता था, क्योंकि हिल स्टेशनों की जलवायु यूरोप की ठंडी जलवायु से मिलती जुलती थी। इसलिए नए शासकों को वहाँ की आबो हवा काफ़ी लुभाती थी। वायसराय अपने पूरे अमले के साथ हर साल गर्मियों में हिल स्टेशनों पर ही डेरा डाल लिया करते थे। 1864 में वायसराय जॉन लॉरेंस ने अधिकृत रूप से अपनी काउंसिल शिमला में स्थानांतरित कर दी और इस तरह गर्म मौसम में राजधानियां बदलने के सिलसिले पर विराम लगा दिया गया। शिमला भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ, प्रधान सेनापति का भी अधिकृत आवास बन गया। हिल स्टेशनों ऐसे अंग्रेजों और यूरोपियनों के लिए आदर्श स्थान थे जो अपने घर जैसी मिलती जुलती बस्तियां बसाना चाहते थे। उनकी इमारतें यूरोपीय शैली की होती थी। अलग अलग मकानों के बाद एक दूसरे से कटे विला बागों के बीच स्थित क्वार्टेज बनाए गए थे। एंग्लिकन चर्च और शैक्षणिक संस्थान आंगल आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते थे। सामाजिक दावत, चाय बैठक, पिकनिक, रात्रि भोज, मेले, रेस और रंगमंच जैसी घटनाओं के रूप में यूरोपियों का सामाजिक जीवन एक खास किस्म का था। हम यहाँ पर एक चित्र देख सकते हैं, शिमला के एक औपनिवेशिक मकान का चित्र। यह सर जॉन मार्शल का आवास था। अब हम यहाँ पर देखते हैं, मनाली हिमाचल प्रदेश का एक गांव। यद्यपि अंग्रेजों ने पहाड़ों में भी उपनिवेशिक स्थापत्य शैलियों का इस्तेमाल किया, लेकिन स्थानीय लोग पहले की तरह ही रहते थे, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं।
रेलवे के आने से ये परवर्ती शहरगाहें बहुत तरह के लोगों की पहुंच में आ गई। अब भारतीय भी वहां जाने लगे। उच्च और मध्यम वर्गीय लोग, महाराजा, वकील और व्यापारी सैर सपाटे के लिए इन स्थानों पर जाने लगे। वहां उन्हें शासक यूरोपीय अभिजन के निकट होने का संतोष मिलता था। हिल स्टेशन औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे। पास के हुए इलाकों में चाय और कॉफी बागानों की स्थापना में मैदानी इलाकों से बड़ी संख्या में मजदूर वहां आने लगे। इसका नतीजा यह हुआ कि अब हिल स्टेशन केवल यूरोपीय लोगों के ही सैरगाह नहीं रह गए थे। नए शहरों में सामाजिक जीवन। साधारण भारतीय आबादी के लिए नए शहर दांतों तले उंगली दबा लेने का अनुभव थे। जहां जिंदगी हमेशा दौड़ती भागती सी दिखाई देती थी, वहां चरम संपन्नता और गहन गरीबी दोनों के दर्शन एक साथ होते थे। घोड़ा गाड़ी जैसे नए यातायात साधन, बाद में ट्रामों और बसों के आने से यह हुआ कि अब लोग शहर के केंद्र से दूर जाकर भी बस सकते थे। समय के साथ काम की जगह और रहने की जगह दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। घर से दफ्तर या फैक्ट्री जाना नए किस्म का अनुभव बन गया। यद्यपि अब पुराने शहरों में मौजूद सामंजस्य, वाकफियत का एहसास गायब था, लेकिन टाउन हॉल, सार्वजनिक पार्क, रंगशालाओं और 20वीं सदी में सिनेमा हॉलों जैसे सार्वजनिक स्थानों के बनने शहरों में लोगों के मिलने जुलने और उत्तेजक नई जगह और अवसर मिलने लगे थे। शहरों में नए सामाजिक समूह बने तथा लोगों की पुरानी पहचान महत्वपूर्ण नहीं रही। तमाम वर्गों के लोग बड़े शहरों में आने लगे। क्लर्कों, शिक्षकों, वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, अकाउंटेंट्स की मांग बढ़ती जा रही थी। नतीजा, मध्य वर्ग बढ़ता गया। उनके पास स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी जैसे नए शिक्षा संस्थानों तक अच्छी पहुंच थी। शिक्षित होने के नाते वे समाज और सरकार के बारे में अखबारों, पत्रिकाओं और सार्वजनिक सभाओं में अपनी राय व्यक्त कर सकते थे। बहस और चर्चा का एक नया सार्वजनिक दायरा पैदा हुआ। सामाजिक रीति रिवाजें, कायदे कानून और तौर तरीकों पर सवाल उठने लगे। लेकिन बहुत सारे सामाजिक बदलाव स्वाभाविक रूप से या आसानी से नहीं आ रहे थे। शहरों में औरतों के लिए नए अवसर थे। पत्र पत्रिकाओं, आत्मकथा और पुस्तकों के माध्यम से मध्यम वर्गीय औरतें खुद को अभिव्यक्त करने का प्रयास कर रही थी। परंपरागत पितृसत्तात्मक कायदे कानूनों को बदलने की इन कोशिशों से बहुत सारे लोगों का असंतोष था। रूढ़िवादियों को भय था कि अगर औरतें पढ़ लिख गई तो दुनिया को उलट कर रख देगी और पूरी सामाजिक व्यवस्था का आधार खतरे में पड़ जाएगा। यहाँ तक कि महिलाओं की शिक्षा का समर्थन करने वाले सुधारक भी औरतों को माँ और पत्नी की परंपरागत भूमिकाओं में ही देखते थे और चाहते थे कि वे घर की चार दीवारों के भीतर ही रहें। समय बीतने के साथ सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की उपस्थिति बढ़ने लगी। वे नौकरी और फैक्ट्री मजदूर, शिक्षिका, रंगकर्मी के रूप में उभरने लगी। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, कलकत्ता में एक सड़क पर चलती ट्राम गाड़ियाँ जो कि हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। आत्मकथा, मेरी कहानी, विनोदनी दासी, 1863 से लेकर 1941। बंगाली रंगमंच में 19वीं सदी के आखिरी और 20वीं सदी के शुरुआती दशकों की जानी मानी हस्ती थी। उन्होंने नाटककार और निर्देशक गिरीश चंद्र घोष 1844 से 1912 के साथ काफ़ी काम किया। स्टार थिएटर कलकत्ता की स्थापना 1883 के पीछे उनका मुख्य हाथ था। यह थिएटर बाद में कई प्रसिद्ध नाटकों के लिए जाना जाने लगा। 1910 से 1913 के बीच उन्होंने आमार कथा के नाम से किस्तों में अपनी आत्मकथा लिखी। वह एक जबरदस्त व्यक्तित्व वाली महिला थी। उन्होंने समाज में औरतों की समस्याओं पर केंद्रित कई भूमिकाएं निभाई। वह अभिनेत्री, संस्था निर्माता और लेखिका कई भूमिकाएं एक साथ निभाती थी। लेकिन उस समय के पितृसत्तात्मक समाज ने सार्वजनिक दायरे में उनकी उपस्थिति को भी पसंद नहीं किया। अब हम आगे देखते हैं। रंगकर्मी और फिल्म कलाकार के रूप में शहर के नए व्यवसायों में दाखिल होने लगी। लेकिन ऐसी महिलाओं को लंबे समय तक सामाजिक रूप से सम्मानित नहीं माना जाता था जो घर से निकलकर सार्वजनिक स्थानों में जा रही थी। शहरों में मेहनत कश गरीबों या कामगारों का एक नया वर्ग उभरा रहा था। ग्रामीण इलाकों के गरीब रोजगार की उम्मीद में शहरों की तरफ भाग रहे थे। कुछ लोगों को शहर नए अवसरों का स्रोत दिखाई देते थे, कुछ को एक भिन्न जीवन शैली का आकर्षण खींच रहा था। उनके लिए एक ऐसी चीज थी जो उन्होंने पहले
कभी नहीं देखी थी। शहर में जीने की लागत अंकुश रखने के लिए ज्यादातर पुरुष प्रवासी अपना परिवार गांव छोड़कर आते थे। शहर की जिंदगी एक संघर्ष थी, नौकरी पक्की नहीं थी, खाना महंगा था, रिहाइश का खर्चा उठाना मुश्किल था। फिर भी गरीबों ने वहाँ अपनी एक अलग जीवंत शहरी संस्कृति रच ली थी। वे धार्मिक त्योहारों, तमाशों, लोक रंगमंच और स्वांग आदि में उत्साहपूर्वक हिस्सा लेते थे, जिनमें ज्यादातर उनके भारतीय और यूरोपीय स्वामित्व का मजाक उड़ाया जाता था। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, 19वीं सदी के आखिर की एक कालीघट पेंटिंग स्त्री सत्ता के बारे में पुरुषों की बेचैनी को अक्सर एक ऐसी तस्वीर के जरिए दर्शाया जाता था जिसमें औरत एक जादूगरनी के भेष में आदमी को भेड़ बना देती है। जैसे जैसे औरतें पढ़ लिखकर अपने घर की चार दीवारी से निकलने लगी, लोकप्रिय तस्वीरों में औरतों की ऐसी छवियां खूब दिखाई देने लगी। अब हम आगे यहाँ पर देखते हैं मछुआरों की तरफ नजर। यह 20वीं सदी की शुरुआत में जेले पाव मछुआरे क्वार्ट्स कलकत्ता के लोगों में प्रचलित एक स्वांग का हिस्सा है। दिल में एक भावना से कलकत्ता में आया कैसन कैसन मजा, हम यहाँ देखने पाए अरी समाज, ब्रह्म समाज, गिरजा मस्जिद, एक लोटा से मिलता दूध, पानी, सब चीज, छोटा बड़ा आदमी सब बाहर करके दांत झापड़ मार के बोलता है अंग्रेजी में बात। पृथक्करण, नगर नियोजन और भवन निर्माण। यद्यपि मद्रास, कलकत्ता और बंबई तीनों औपनिवेशिक शहर पहले के भारतीय कस्बों और शहरों से अलग थे, लेकिन उनमें कुछ साझे तत्व थे और उनके भीतर कुछ अनूठी बातें पैदा हो चुकी थी। इनकी जांच करने पर औपनिवेशिक शहर के बारे में हमारी समझ में निश्चय ही इजाफा होगा। मद्रास में बसावट और पृथक्करण। कंपनी ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र सबसे पहले पश्चिमी तट पर सूरत की सुस्थापित बंदरगाह को बनाया था। बाद में वस्त्र उत्पादों की खोज में अंग्रेज व्यापारी पूर्वी तट पर पहुंचे। 1639 में उन्होंने मद्रासपट्टनम में एक व्यापारिक चौकी बनाई। इस बस्ती को स्थानीय लोग चेन्नपट्टनम के नाम से जानते थे। यह कहते थे कंपनी ने वहां बसने का अधिकार स्थानीय तेलुगु सामंतों, कालाहस्ती के नायकों में से खरीदा था, जो अपने इलाके व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाना चाहते थे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्रतिद्वंदिता 1746 से लेकर 63 के कारण अंग्रेजों को मद्रास की किलेबंदी करनी पड़ी और अपने प्रतिनिधित्व को ज्यादा राजनीतिक व प्रशासकीय जिम्मेदारियां सौंप दी। 1761 में फ्रांसीसियों की हार के बाद मद्रास और सुरक्षित हो गया। वह एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक शहर के रूप में विकसित होने लगा। यह अंग्रेजों का वर्चस्व और भारतीय व्यापारियों की कमतर हैसियत साफ दिखाई देती थी। फोर्ट सेंट जॉर्ज किला व्हाइट टाउन का केंद्र बन गया, जहाँ ज्यादातर व्यापारी रहते थे। दीवारों और बुर्जों ने इसे एक खास किस्म की घेरेबंदी के रूप में दे दिया था। किले के भीतर रहने का फैसला रंग और धर्म के आधार पर किया जाता था। कंपनी के लोगों को भारतीयों के साथ विवाह करने की इजाजत नहीं थी। यूरोपीय ईसाई होने के कारण डच और पुर्तगालियों को वहां रहने की छूट थी। प्रशासकीय न्यायिक व्यवस्था की संरचना भी गोरों के पक्ष में थी। संख्या की दृष्टि से कम होते हुए भी यूरोपीय लोग शासक थे और मद्रास का विकास शहर में रहने वाले मुट्ठी भर गोरों की जरूरतों और सुविधाओं के हिसाब से किया जा रहा था। ब्लैक टाउन किले के बाहर विकसित हुआ इस आबादी को भी सीधी कतारों में बसाया गया था, जो कि उपनिवेशिक शहरों की विशेषता थी। लेकिन 18वीं सदी के पहले दशक के मध्य में उसे ढा दिया गया ताकि किले के चारों तरफ एक सुरक्षा क्षेत्र बनाया जा सके। इसके बाद उत्तर की दिशा में दूर जाकर एक नया ब्लैक टाउन बसाया गया। इस बस्ती में बुनकरों, कारीगरों, बिचौलियों और दुभाषियों को रखा गया था, जो कंपनी के व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, मद्रास का नक्शा फोर्ट सेंट जॉर्ज के इर्द गिर्द बना। व्हाइट टाउन बाएं सिरे तथा पुराना ब्लैक टाउन दाहिने पर है। फोर्ट सेंट जॉर्ज घेरे में स्थित है। ध्यान से देखिए कि ब्लैक टाउन को किस तरह बसाया गया था। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ब्लैक टाउन को यहाँ पर किस तरीके से बसाया गया था, चित्र में आप देख सकते हैं। ब्लैक टाउन मद्रास का एक हिस्सा टॉमस एवं विलियम डेनियल द्वारा चित्रित ओरियल सेनरी प्रकाशित डेनियल के एक रेखाचित्र पर आधारित 1798 में पुराने ब्लैक टाउन को ढाकर यह खुला मैदान तैयार किया गया था। मूल रूप से इसे गोलीबारी में सुविधा के लिए साफ किया गया था, लेकिन बाद में हरे मैदान के रूप में छोड़ दिया गया। क्षितिज पर आप किले से दूर विकसित हो रहे नए ब्लैक टाउन की झलक देख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये किले से दूर बनाए जाने वाला ब्लैक टाउन था।
नया ब्लैक टाउन परंपरागत भारतीय शहरों जैसा था। वहाँ मंदिर और बाजार के इर्द गिर्द रिहायशी मकान बनाए गए थे। शहर के बीच से गुजरने वाली आड़ी टेढ़ी संकरी सकरी जो गलियां थी, अलग अलग जाति और मोहल्ले के थे। चिंताद्री पेट इलाके केवल बुनकरों के लिए था। वासरमेनपेट में रंग साज और धोबी रहते थे। रोयापुरम में ईसाई मल्लाह रहते थे जो कंपनी के लिए काम करते थे। मद्रास को बहुत सारे गांवों को मिलाकर विकसित किया गया था, जहां विविध समुदायों के लिए अवसरों और स्थानों का प्रबंध था। नाना प्रकार के आर्थिक कार्य करने वाले कई समुदाय आए मद्रास में ही बस गए। दुबास ऐसे भारतीय लोग थे जो स्थानीय भाषा और अंग्रेजी दोनों का बोलना जानते थे। वे एजेंट और व्यापारी के रूप में काम करते थे और भारतीय समाज व गोरों के बीच मध्यस्थ भूमिका निभाते थे। वे संपत्ति इकट्ठा करने के लिए सरकार में अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते थे। ब्लैक टाउन में परोपकारी कार्यों और मंदिरों को संरक्षण प्रदान करने से समाज में उनकी शक्तिशाली स्थिति स्थापित होती थी। शुरुआत में कंपनी के तहत नौकरी पाने वाले लगभग सारे वेल्लार होते थे। यह एक स्थानीय ग्रामीण जाति थी जिसने ब्रिटिश शासन के कारण मिले नए मौकों का बढ़िया फायदा उठाया। 19वीं सदी में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से ब्राह्मण भी शासकीय महकमों में इसी तरह के पदों के लिए जोर लगाने लगे। तेलुगु कोमाटी समुदाय एक ताकतवर व्यावसायिक समूह था जिसका शहर के अनाज व्यवसाय पर नियंत्रण था। 18वीं सदी से गुजराती बैंकर भी यहाँ मौजूद थे। पेरियार और बनियार गरीब कामगार वर्ग में ज्यादा थे। आरकोट के नवाब पास ही स्थित ट्रिप्लिकेन में जा बसे थे, जो एक अच्छी खासी मुस्लिम आबादी का केंद्र बन गया। इससे पहले माइलापुर और ट्रिप्लिकेन हिंदू धार्मिक केंद्र थे, जहां अनेक ब्राह्मणों और भरण पोषण मिलता था। सांथोम और वहां गिरजा रोमन कैथोलिक समुदाय का केंद्र था। ये सभी बस्तियां मद्रास शहर का हिस्सा बन गई। इस प्रकार बहुत सारे गांवों को मिला लेने के बाद मद्रास दूर तक फैली अल्प सघन आबादी वाला शहर बन गया। इस बात पर यूरोपीय यात्रियों का भी ध्यान गया और सरकारी अफसरों ने भी उस पर टिप्पणी की। जैसे जैसे अंग्रेजों की सत्ता मजबूत होती गई, यूरोपीय निवासियों के किले से बाहर जाने लगे। गार्डन हाउसवेल बगीचों वाले मकान सबसे पहले माउंट रोड और पूनामाली। अब हम यहाँ पर देखते हैं पेट एक तमिल शब्द है जिसका मतलब है बस्ती, जबकि पूरम शब्द गांव के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर पूनामाली रोड पर बना एक गार्डन हाउस, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूनामाली रोड इन दो सड़कों पर बनने शुरू हुए। किले ये छावनी तक जाने वाली सड़कें थी। इस दौरान संपन्न भारतीय भी अंग्रेजों की तरह रहने लगे थे। परिणाम स्वरूप मद्रास के इर्द गिर्द स्थित गांवों की जगह बहुत सारे नए उपशहरी इलाकों ने ले ली। यह इसलिए संभव था क्योंकि संपन्न लोग परिवहन सुविधाओं की लागत वहन कर सकते थे। गरीब लोग अपने काम की जगह से नजदीक पड़ने वाले गाँव में बस गए। मद्रास के बढ़ते शहरीकरण का परिणाम यह था कि इन गाँवों के बीच वाले इलाके शहर के भीतर आ गए। इस तरह मद्रास का एक अर्ध ग्रामीण शहर दिखने लगा। एक देहाती शहर। मद्रास के बारे में इंपीरियल गाजेटियर 1908 में छपे इस अंश को पढ़िए। बेहतर यूरोपीय आवास परिसरों के बीच बनाए जाते हैं, जिससे उनकी छवि लगभग पार्क जैसी बन जाती है और इनके बीच तकरीबन गांवों की तर्ज पर चावल के खेत आते जाते रहते हैं। यहाँ तक कि ब्लैक टाउन और ट्रिप्लिकेन जैसी सबसे घनी आबादी वाली देशी बस्तियों में भी वैसी भीड़भाड़ नहीं दिखती जैसे बहुत सारी दूसरे शहरों में दिखाई देती है। कलकत्ता में नगर नियोजन। आधुनिक नगर नियोजन की शुरुआत औपनिवेशिक शहर से हुई। इस प्रक्रिया में भूमि उपयोग और भवन निर्माण के नियमन के जरिए शहर के स्वरूप को परिभाषित किया गया। इसका एक मतलब यह था कि शहरों में लोगों के जीवन को सरकार ने नियंत्रित करना शुरू कर दिया था। इसके लिए एक योजना तैयार करना और पूरी शहरी परिधि का स्वरूप तैयार करना जरूरी था। यह प्रक्रिया अक्सर इस सोच से प्रेरित होती थी कि शहर कैसा दिखना चाहिए और उसे कैसे विकसित किया जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखा जाता था कि विभिन्न स्थानों को कैसे व्यवस्थित करना चाहिए। इस दृष्टि से विकास की सोच और विचारधारा प्रतिबिंबित होती थी और उसका क्रियान्वयन जमीन और उसके बासिंदों और संसाधनों पर नियंत्रण के जरिए किया जाता था। इसकी कई वजह थी कि अंग्रेजों ने बंगाल
में अपने शासन के शुरू से ही नगर नियोजन का कार्यभार अपने हाथों में क्यों ले लिया था? एक फौरी वजह तो रक्षा उद्देश्यों से संबंधित थी। 1756 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर हमला किया और अंग्रेज व्यापारियों द्वारा माल गोदाम के तौर पर बनाए गए छोटे किले पर कब्जा कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी नवाब की संप्रभुता पर लगातार सवाल उठता रहा। वे न तो कस्टम ड्यूटी चुकाना चाहते थे और न ही नवाब द्वारा तय की गई कारोबार की शर्तों पर काम करना चाहते थे। सिराजुद्दौला ने अपनी ताकत का लोहा मनवाना चाहा था। कुछ समय बाद 1757 में पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक नया किला बनाने का फैसला लिया जिस पर आसानी से हमला न किया जा सके। कलकत्ता को सुल्तानाती कोलकाता और गोविंदपुर इन 3 गांवों को मिलाकर बनाया गया था। कंपनी ने इन तीनों में सबसे दक्षिण पड़ने वाले गोविंदपुर गांव की जमीन को साफ करने के लिए वहां के व्यापारियों और बुनकरों को हटाने का आदेश जारी कर दिया। नवनिर्मित फोर्ट विलियम के इर्द गिर्द एक विशाल जगह खाली छोड़ दी गई जिसे स्थानीय लोग मैदान या गरेर मठ कहने लगे थे। खाली मैदान रखने का मकसद यह था कि अगर दुश्मन की सेना किले की तरफ बढ़े तो उस पर किले बेरोक-टोक गोलाबारी की जा सके। अब अंग्रेजों को कलकत्ता में अपनी उपस्थिति स्थायी दिखाई देने लगी तो वे फोर्ट से बाहर मैदान के किनारे पर भी आवासीय इमारतें बनाने लगे। कलकत्ता में अंग्रेजों की बस्तियां इसी तरह अस्तित्व में आने शुरू हुई। फोर्ट के इर्द गिर्द की विशाल खुली जगह जो अभी भी मौजूद है यहाँ की एक पहचान बन गई। या कलकत्ता में नगर नियोजन की दृष्टि से उल्लेखनीय काम था। कलकत्ता में नगर नियोजन का इतिहास केवल फोर्ट विलियम और मैदान के निर्माण के साथ पूरा होने वाला नहीं था। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बने। उन्होंने कलकत्ता में अपने लिए गवर्नमेंट हाउस के नाम से एक महल बनवाया। यह इमारत अंग्रेजों की सत्ता का प्रतीक थी। कलकत्ता में आ जमने के बाद वेलेस्ली शहर के हिंदुस्तानी आबादी वाले हिस्से की भीड़भाड़, जरूरत से ज्यादा हरियाली, गंदे तालाबों, संढ़ांत और निकासी की खस्ता हालत को देखकर परेशान हो उठा। अंग्रेजों को इन चीज़ों को इसलिए परेशानी थी क्योंकि उनका मानना था कि दलदली ज़मीन और ठहरे हुए पानी के तालाबों में जहरीले गैसें निकलती है जिससे कि उन्हें बीमारियां फैलती है। उष्णकटिबंधीय जलवायु को वैसे भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, गोलाबारी के लिए जगह। कलकत्ता के लिए जो पैटर्न तैयार किया गया उसे बहुत सारे दूसरे शहरों में दोहराया गया। 1857 के विद्रोह के दौरान बहुत सारे शहर विद्रोहियों के गढ़ बन गए थे। विद्रोह के बाद अंग्रेज इन स्थानों को अपने लिए सुरक्षित मानने लगे। उदाहरण के लिए उन्होंने दिल्ली में लाल किले पर कब्जा किया और वहाँ अपनी सेना तैनात कर दी। उन्होंने किले के नज़दीक बनी इमारतों को साफ करके भारतीय मोहल्लों और किले के बीच काफ़ी फासला बना दिया। इस कारगुजारी के पीछे भी दलील वही थी जो 100 साल पहले कलकत्ता में दी गई थी। अगर कभी शहर के लोग दोबारा फिरंगी राज के खिलाफ खड़े हो जाए तो उन पर गोली चलाने के लिए खुली जगह जरूरी थी। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट हाउस कलकत्ता। चार्ल्स डी आइली 1848 में गवर्नर जनरल का निवास गवर्नमेंट हाउस में हुआ करता था जिसे वेलेस्ली ने ब्रिटिश राज की भव्यता के प्रतीक के रूप में बनवाया था। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट हाउस। कलकत्ता में चितरपुर रोड की तरफ जाते हुए रास्ते में पड़ने वाला एक बाजार शहर के स्थानीय समुदाय के लिए बाजार व्यावसायिक और सामाजिक दोनों तरह के विनिमय का स्थान था। यूरोप के लोग बाजार को देखकर आकर्षित भी होते थे लेकिन उसे भीड़ भरा और गंदा भी मानते थे। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं इस बाजार को के लिए हानिकारक और शक्तिशाली शक्ति का क्षय करने वाला माना जाता था। शहर को ज्यादा स्वास्थ्य परक बनाने का एक तरीका यह ढूंढा गया कि शहर में खुले स्थान छोड़े जाए। वेलेस्ली ने 1803 में नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासकीय आदेश जारी किया और इस विषय में कई कमेटियां का गठन किया गया। बहुत सारे बाजारों, घाटे, कब्रिस्तानों और चर्म शोधन इकाइयों को साफ किया गया, हटा दिया गया। इसके बाद जन स्वास्थ्य का एक ऐसा विचार बना गया जिसकी शहरों की सफाई और नगर नियोजन योजना में बार बार दुहाई दी जाने लगी। वेलेस्ली की विदाई के बाद नगर नियोजन का काम सरकार की मदद से लॉटरी कमेटी 1857 ने जारी रखा। लॉटरी कमेटी का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि नगर सुधार के लिए पैसे की व्यवस्था जनता के बीच लॉटरी बेचकर ही की जाती थी। इसका मतलब है कि 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में शहर के विकास के लिए पैसे की व्यवस्था करना अभी भी केवल सरकार की नहीं बल्कि संवेदनशील नागरिकों की जिम्मेदारी ही माना जाता था। लॉटरी कमेटी ने शहर का एक नया नक्शा बनवाया जिससे कलकत्ता की एक मुकम्मल
तस्वीर सामने आ सके। कमेटी की प्रमुख गतिविधियों में शहर के हिंदुस्तानी आबादी वाले हिस्से में सड़क की निर्माण और नदी के किनारे से अवैध कब्जे हटाना शामिल था। शहर के भारतीय हिस्से को साफ सुथरा बनाने की मुहिम कमेटी ने बहुत सारी झोपड़ियों को साफ कर दिया और मेहनतकश गरीबों को वहां से बाहर निकाल दिया। उन्हें कलकत्ता के बाहरी किनारों पर जगह दी गई। अगले कुछ दशकों में महामारी की आशंका से नगर नियोजन की अवध शरणा को बल मिला और 1817 में हैजा फैलने लगा और 1896 में प्लेग ने शहर को अपनी चपेट में ले लिया। चिकित्सा विज्ञान अब भी इन बीमारियों की वजह स्पष्ट नहीं कर पाया था। अब हम देखते हैं यहाँ पर हर तरह की गड़बड़ियों को नियंत्रित करने के लिए 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजों को यह महसूस होने लगा कि सामाजिक जीवन के सभी आयामों को नियंत्रित करने के लिए स्थायी और सार्वजनिक नियम बनाना जरूरी है। यहाँ तक कि निजी इमारतों और सार्वजनिक सड़कों का निर्माण भी स्पष्ट रूप से संहिताबद्ध मानक नियमों के अनुसार होना आवश्यक है। वेलेज़ली ने कलकत्ता के मिनट्स 1803 में लिखा था, यह सरकार की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वह इस विशाल शहर में सड़कों, नालियों और जल मार्गों में सुधार का एक समग्र व्यवस्था बनाकर तथा मकानों और सार्वजनिक भवनों के निर्माण व प्रसार के बारे में स्थायी नियम बनाकर और हर तरह की गड़बड़ियों को नियंत्रित करने के स्थायी नियम बनाकर यहाँ के निवासियों को स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा उपलब्ध कराए। सरकार ने उस समय की स्वीकृति सिद्धांत जीवन परिस्थितियों और बीमारियों के फैलाव के बीच सीधा संबंध होता था एक के अनुसार कार्रवाई इस सोच को द्वारकानाथ टैगोर और रुस्तम मंजी कोवासजी जैसे शहरों के जाने माने हिंदुस्तानियों का समर्थन हासिल था। उन लोगों का मानना था कि कलकत्ता को और ज़्यादा स्वस्थकर बनाना जरूरी है। घनी आबादी वाले इलाकों को स्वच्छ माना जाता था क्योंकि वहाँ सूरज की रोशनी सीधे नहीं आ पाती थी और हवा निकासी का इंतजाम नहीं था। इसलिए कामकाजी लोगों की झोपड़ियों या बस्तियों को निशाना बनाया गया। उन्हें तेजी से हटाया जाने लगा। मजदूर, फेरी वाले, कारीगर, बेरोजगार यानी शहर के गरीबों को एक बार फिर दूर वाले इलाकों में ढकेल दिया गया और बार बार आग लगने से भी निर्माण नियमन में सख्ती की जरूरत दिखाई दे रही थी। उदाहरण के लिए 1836 में इसी आशंका के चलते फूस की झोपड़ियों को अवैध घोषित कर दिया गया और मकानों में ईंटों की छतों को अनिवार्य बना दिया गया। बस्ती बंगला और हिंदी का मतलब मूल रूप से मोहल्ला या बसावट हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजों ने इस शब्द का अर्थ संकुचित कर दिया और गरीबों की कच्ची झोपड़ियों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटिश दस्तावेजों में बस्तियों को गंदी झोपड़पट्टियों के रूप में पेश किया जाने लगा। 19वीं सदी में आते आते शहर में सरकारी दखल अंदाजी और ज्यादा सख्त हो चुकी थी। वो जमाना लद चुका था जब नगर नियोजन को सरकार और निवासियों दोनों की साझा जिम्मेदारी माना जाता था। वित्त पोषण या फंडिंग सहित नगर नियोजन के सारे आयामों को सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। इस आधार पर और ज्यादा तेजी झुग्गियों हटाए जाने लगा और दूसरे इलाकों की कीमत पर ब्रिटिश आबादी वाले हिस्सों को तेजी से विकसित किया जाने लगा। स्वास्थ्य कर और अस्वास्थ्य कर के नए विभेद के सहारे व्हाइट और ब्लैक टाउन वाले नस्ली विभाजन को और बल मिला। नगर निगम में मौजूद भारतीय नुमाइंदों ने शहर के व्यापारियों, आबादी वाले इलाकों के विकास पर जरूरत से ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा और विरोध किया। इन सरकारी नीतियों के विरुद्ध जनता के प्रतिरोध ने भारतीयों के भीतर उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ावा दिया। हम यहाँ पर देख सकते हैं लॉटरी कमेटी सुधारों के बाद कलकत्ता में यूरोपीय टाउन का एक भाग। यहाँ आप विशाल परिसरों में यूरोपीय मकान देख सकते हैं। जे सोल्च द्वारा बनाई गई योजना 1825 में, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है चित्र में। जैसे जैसे ब्रिटिश साम्राज्य फैला, अंग्रेजी कलकत्ता, बम्बई और मद्रास जैसे शहरों को शानदार शाही राजधानियों में तब्दील करने की कोशिश करने लगे। उनकी सोच से ऐसा लगता था मानो शहर की भव्यता से ही शाही सत्ता की ताकत प्रतिबिंबित होती है। आधुनिक नगर नियोजन में ऐसी हर चीज को शामिल किया गया जिसके प्रति अंग्रेज अपनेपन का दावा करते थे। तर्क संगत क्रम व्यवस्था, सटीक क्रियान्वयन, पश्चिमी सौंदर्य आदर्श, शहरों का साफ और व्यवस्थित, नियोजित और सुंदर होना जरूरी था। कलकत्ता की एक बस्ती
जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बम्बई में भवन निर्माण, यदि शाही दृष्टि को साकार करने का एक तरीका नगर नियोजन था, तो दूसरा तरीका यह था कि शहरों में भव्य इमारतों की मोती टाँक दिए जाए। शहरों में बनने वाली इमारतों में किले, सरकारी दफ्तर, शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक इमारतें, स्मारकी मीनारें, व्यावसायिक डिपो, यहाँ तक कि गोदियाँ और पुल कुछ भी हो सकता था। बुनियादी तौर पर ये इमारतें रक्षा, प्रशासन और वाणिज्य जैसी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी, लेकिन ये साधारण इमारतें नहीं थी। अक्सर ये इमारतें शाही सत्ता, राष्ट्रवाद और धार्मिक वैभव जैसे विचारों का प्रतिनिधित्व भी करती थी। आइए देखें कि बम्बई इस सोच को अमली जामा किस तरह पहनाया गया। शुरुआत में बम्बई 7 टापुओं का इलाका था। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, इन टापुओं को एक दूसरे से जोड़ दिया गया ताकि ज़्यादा जगह पैदा की जा सके। इस तरह आखिरकार ये टापू एक दूसरे से जुड़ गए और एक विशाल शहर अस्तित्व में आया। बम्बई उपनिवेशिक शहर भारत की वाणिज्यिक राजधानी थी। पश्चिमी तट पर यह एक प्रमुख बंदरगाह होने के नाते यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था। 19वीं सदी के अंत तक भारत का आधा निर्यात आयात बम्बई से ही होता था। इस व्यापार की एक महत्वपूर्ण वस्तु अफीम थी। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से चीन को अफीम का निर्यात करती थी। भारतीय व्यापारी और बिचौलिए इस व्यापार में हिस्सेदार थे और उन्होंने बम्बई की अर्थव्यवस्था को मालवा, राजस्थान और सिंध जैसे अफीम उत्पादक इलाकों से जोड़ने में मदद थी। कंपनी के साथ यह गठजोड़ उनके लिए मुनाफे का सौदा था। इससे भारतीय पूंजीपति वर्ग का विकास हुआ। बम्बई के पूंजीपति वर्ग में पारसी, मारवाड़ी, कोकड़ी, मुसलमान, गुजराती, बनिए, बोहरा, यहूदी और आर्मीनियाई विभिन्न समुदायों के लोग शामिल थे। जैसे कि आपने पीछे पढ़ा है अध्याय 10 में, जब 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध शुरू हुआ था, तो अमेरिकी के दक्षिणी भाग से आने वाली कपास अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आना बंद हो गई। इससे भारतीय कपास की पैदा हुई और जिसकी खेती मुख्य रूप से दक्कन में की जाती थी। भारतीय व्यापारियों और बिचौलियों के लिए यह बेहिसाब मुनाफे का मौका था। 1869 में स्वेज नहर को खोला गया, जिससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बम्बई के संबंध और मजबूत हुए। बम्बई सरकार और भारतीय यूरोपीय व्यापारियों ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए बम्बई को यानी भारत का सरताज शहर घोषित कर दिया गया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक बम्बई में भारतीय व्यापारी कॉटन मिल जैसे नए उद्योग में अपना पैसा लगा रहे थे। निर्माण गतिविधियों में उनका काफ़ी दखल रहता था। जैसे जैसे बम्बई की अर्थव्यवस्था फैली, 19वीं सदी के मध्य से रेलवे, जहाज रानी के विस्तार तथा प्रशासकीय संरचना विकसित करने की जरूरत भी पैदा होने लगी। उस समय बहुत सारी नई इमारतें बनाई गई। इन इमारतों में शासकों की संस्कृति, आत्मविश्वास झलकता था। इनकी स्थापत्य वस्तु शैली यूरोपीय शैली पर आधारित थी। यूरोपीय शैलियों के इस आयात में शाही दृष्टि से कई तरह से दिखाई देती थी। पहली बात, इसमें एक अजनबी देश में जाना पहचाना सा भूदृश्य रचने की और उपनिवेश में भी घर जैसा महसूस करने की अंग्रेजों की चाह प्रतिबिंबित होती है। दूसरे, अंग्रेजों को लगता था कि यूरोपीय शैली उनकी श्रेष्ठता, अधिकार और सत्ता का प्रतीक होगी। तीसरा, वे सोचते थे कि यूरोपीय ढंग को देखने वाली इमारतों से अनौपचारिक स्वामित्व और भारतीय प्रजा के बीच फर्क और फासला साफ दिखने लगेगा। शुरुआत में इमारतें परंपरागत भारतीय इमारतों के मुकाबले अजीब सी दिखाई देती थी, लेकिन धीरे धीरे भारतीय भी यूरोपीय स्थापत्य शैली के आदी हो गए। उन्होंने इसे अपना लिया। इस तरह दूसरी तरफ अंग्रेजों ने जरूरतों के मुताबिक कुछ भारतीय शैलियों को अपना लिया। इसकी एक मिसाल उन बंगलों को माना जाता है जिन्हें बम्बई और पूरे देश में सरकारी अफसरों के लिए बनाया जाता था। इनके लिए अंग्रेजों का बंगलो शब्द बंगाल के बंगला शब्द से निकला है। जो बंगलो शब्द किससे निकला था? बंगाल के बंगला शब्द से निकला था, जो परंपरागत फूस की बनी झोपड़ी थी। अंग्रेजों ने उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से बदल लिया था। उपनिवेशिक बंगला का एक बड़ी जमीन पर बना होता था। उसमें रहने वालों को न केवल प्राइवेसी मिलती थी, बल्कि उनके और भारतीय जगत के बीच फासला भी स्पष्ट हो जाता था। परंपरागत ढलवा छत और चारों तरफ बना बरामदा बंगले को ठंडा रखता था। बंगले के परिसर में घरेलू नौकरों के लिए अलग से क्वार्टर्स होते थे। सिविल लाइंस में बने इस तरह के बंगले एक खालिश नस्ली गढ़ बन गए थे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बम्बई का एक बंगला 19वीं शताब्दी का जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
बन गए थे, जिनमें शासक वर्ग भारतीयों के साथ रोजाना सामाजिक संबंधों के बिना आत्मनिर्भर जीवन जी सकते थे। सार्वजनिक भवनों के लिए मोटे तौर पर 3 स्थापत्य शैलियों का प्रयोग किया गया। 2 शैलियों उस समय इंग्लैंड में प्रचलित चलन में आती थी। इनमें से एक शैली को नवशास्त्रीय या नियोक्लासिकल शैली कहा जाता था। बड़े बड़े स्तंभों के पीछे रेखागणितीय संरचनाओं का निर्माण इस शैली की विशेषता थी। यह शैली मूल रूप से प्राचीन रोम की भवन निर्माण शैली से निकली थी, जिसे यूरोपीय पुनर्जागरण के दौरान पुनर्जीवित, संशोधन और लोकप्रिय किया गया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए उसे खास तौर से अनुकूल माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि जिस शैली में शाही रोम भव्यता दिखाई देती थी, उसे शाही भारत के वैभव की अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इस स्थापत्य शैली के भूमध्य सागरीय उद्गम के कारण उसे उष्णकटिबंधीय मौसम के अनुकूल भी माना गया। 1833 में बम्बई का टाउन हॉल इस शैली के अनुसार बनाया गया था। 1860 के दशक में सूती कपड़ा उद्योग की तेजी से के समय बनाई गई बहुत सारी व्यावसायिक इमारतों को समूह एलिंगटन सर्कल कहा जाता था। बाद में इसका नाम बदलकर हॉर्निमान सर्कल रख दिया गया था। यह नाम भारतीय राष्ट्रवादियों को हिमायत करने वाले एक अंग्रेज संपादक के नाम पर पड़ा था। यह इमारत इटली की इमारतों से प्रेरित थी। इसमें पहली मंजिल पर ढके हुए तोरण पथ का रचनात्मक ढंग से इस्तेमाल किया गया। दुकानदारों व पैदल चलने वालों को तेज धूप बरसात से बचाने के लिए यह सूद पर काफी उपयोगी था। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, बम्बई का टाउन हॉल, जिसमें अब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे का दफ्तर है। 20वीं सदी की शुरुआत से ही बंगलों ढलवा छतों का चलन कम होने लगा था। हालांकि मकानों की सामान्य योजना में कोई बदलाव नहीं आया था। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं एलिफस्टन सर्कल। यहाँ आप ग्रीको रोमन स्थापत्य शैली से प्रभावित स्तंभों और मेहराबों को देखिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनके मेहराब और इनके स्तंभों को ये किस तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं। एक और शैली जिसका काफ़ी इस्तेमाल किया गया, नवगोथिक शैली। ऊंची उठी हुई छतें, नोकेदार मेहराबें और बारीक साज सज्जा ऐसे शैली की खासियत होती थी। गोथिक शैली का जन्म इमारतों, खासतौर से गिरजाघरों से हुआ था, जो मध्यकाल में उत्तरी यूरोप में काफ़ी बनाए गए। नवगोथिक शैली को इंग्लैंड में 19वीं सदी के मध्य में दोबारा अपनाया गया। यह वही समय था जब बम्बई की सरकार बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रही थी। उसके लिए यही शैली चुनी गई। सचिवालय, बम्बई विश्वविद्यालय, उच्च न्यायालय जैसी कई शानदार इमारतें समुद्र के किनारे इस शैली में बनाई गई। इनमें से कुछ इमारतों के लिए भारतीयों ने पैसा दिया था। यूनिवर्सिटी हॉल के लिए सर कोवास जी जहांगीर रेड्डी मनी ने पैसा दिया था, जो एक अमीर पारसी व्यापारी थे। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के घंटाघर का निर्माण प्रेमचंद्र रायचंद्र के पैसे से किया गया था और इसका नाम उनकी मां के नाम पर राजाबाई टावर रखा गया था। भारतीय व्यापारियों को नवगोथिक शैली इसलिए रास आती थी क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेजों द्वारा लाए गए बहुत सारे विचारों की तरह उनकी भवन निर्माण शैली भी प्रगतिशील थी और उनके कारण बम्बई को एक आधुनिक शहर बनाने में मदद मिलेगी। लेकिन नवगोथिक शैली का सबसे बेहतरीन उदाहरण विक्टोरिया टर्मिनस है, जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी का स्टेशन और मुख्यालय हुआ करता था। अंग्रेजों ने शहरों के रेलवे स्टेशनों की डिज़ाइन को और निर्माण में काफ़ी निवेश किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं बम्बई सचिवालय सेक्रेटरीटी MHST क्लेयर विल्किंस द्वारा बनाया गया डिज़ाइन द बिल्डर, जो 20 नवंबर 1875 से लिया गया रेखाचित्र है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बम्बई का सचिवालय किस तरीके का था। अब हम आगे यहाँ पर देखते हैं क्योंकि एक अखिल भारतीय रेलवे नेटवर्क के सफल निर्माण को अपनी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानते थे। मध्य मुंबई के आसपास पर उन्हीं इमारतों का दबदबा था और उनकी नवगोथिक शैली शहर को एक विशिष्ट चरित्र प्रदान करती थी। 20वीं सदी की शुरुआत में एक नई मिश्रित स्थापत्य शैली विकसित हुई, जिसमें भारतीय और यूरोपीय दोनों तरह की शैलियों के तत्व थे। इस शैली को इंडो सारा सैनिक शैली के नाम दिया गया था। इंडो शब्द हिंदू का संक्षिप्त
संयुक्त रूप था, जबकि साराशेन शब्द का यूरोप के लोग मुसलमानों को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल करते थे। यहाँ की मध्यकालीन इमारतें गुंबदों, छतरियों, जालियों, मेहराबों से यह शैली काफी प्रभावित थी। सार्वजनिक वास्तुशिल्प में भारतीय शैलियों का समावेश करके अंग्रेज यह साबित करना चाहते थे कि वे यहाँ के वैध स्वाभाविक शासक थे। राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी के स्वागत के लिए 1916 में गेटवे ऑफ इंडिया बनाए गए। यहाँ परंपरागत गुजराती शैली का प्रसिद्ध उदाहरण है। उद्योगपति जमशेदजी टाटा ने इसी शैली में ताजमहल होटल बनवाए थे। यह इमारत न केवल भारतीय उद्यमशीलता का प्रतीक थी, बल्कि अंग्रेजों के स्वामित्व और नियंत्रण वाले नस्ली क्लबों और होटलों के लिए एक चुनौती भी थी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन F.W. स्टीवंस द्वारा बनाया गया एक डिजाइन हमको यहाँ पर दिखाया गया है। मद्रास लो क्वार्ट्स। बम्बई के गौथिक शैली का चलन बढ़ता जा रहा था, लेकिन मद्रास में इंडो सार्सेनिक शैली ज़्यादा फली फूली। अदालत की इस इमारत डिज़ाइन में पठान और गौथिक दोनों शैलियों के तत्व दिखाई देते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये मद्रास का लो क्वार्टर्स है, जिसको आप देख सकते हैं। बम्बई के ज़्यादा भारतीय इलाकों में सजावट एवं भवन निर्माण और साज सज्जा में परंपरागत शैलियों का ही बोलबाला था। शहर में जगह की कमी और भीड़ भाड़ की वजह से बम्बई में खास तरह की इमारतें सामने आई, जिन्हें चोल का नाम दिया गया। ये बहुमंजिला इमारतें होती थी, जिनमें एक एक कमरे वाली आवासीय इकाई बनाई जाती थी। इमारत के सारे कमरों के सामने एक खुला बरामदा या गलियारा होता था और बीच में दालान होता था। इस तरह की इमारतों में बहुत थोड़ी जगह में बहुत सारे परिवार रहते थे, जिससे उनमें रहने वाले के बीच मोहल्ले की पहचान और एकजुटता का भाव पैदा होता था। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको क्या दिखाई दे रही है, यहाँ पर ताज होटल दिखाई दे रही है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं बम्बई की एक चौल, ये बम्बई की एक चौल का यहाँ पर आपको चित्र दिखाई दे रहा है। इमारतें और स्थापत्य शैलियाँ क्या बताती है? स्थापत्य शैली अपने समय के सौंदर्यात्मक आदर्शों और उनमें निहित विविधताओं का पता चलता है। लेकिन जैसा कि हमने देखा, इमारतें उन लोगों की सोच और नज़र के बारे में भी बताती है जो उन्हें बना रहे थे। इमारतों के जरिए सभी शासक अपनी ताकत का इजहार करना चाहते थे। इस प्रकार एक खास वक्त की स्थापत्य शैली को देखकर हम यह समझ सकते हैं कि उस समय सत्ता को किस तरह देखा जा रहा था। वह इमारतों और उनकी विशिष्टताओं, ईंट, पत्थर, खंभे, मेहराब, आसमान छूते गुंबद या उभरी हुई छतें के जरिए किस प्रकार अभिव्यक्त होती थी। स्थापत्य शैलियों को केवल प्रचलित रुचियों का ही पता नहीं चलता, वे उनकी बदलती भी थी और नई शैलियों को लोकप्रियता प्रदान करती है और संस्कृति की रूपरेखा तय करती है। जैसा कि हमने देखा, बहुत सारे भारतीय भी यूरोपीय स्थापत्य शैलियों को आधुनिकता व सभ्यता का प्रतीक मानते हुए उन्हें अपनाने लगे थे, लेकिन इस बारे में सबकी राय एक जैसी नहीं थी। बहुत सारे भारतीयों को यूरोपीय आदर्शों से आपत्ति थी और उन्होंने देशी शैलियों को बचाए रखने का प्रयास किया। बहुतों ने पश्चिम के कुछ ऐसे खास तत्वों को अपना लिया जो उन्हें आधुनिक दिखाई देते थे और उन्हें स्थानीय परंपराओं के तत्वों में समाहित कर दिया। 19वीं सदी के आखिर में हमें उपनिवेशिक आदर्शों से भिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अभिरुचियों को परिभाषित करने का प्रयास दिखाई देते हैं। इस तरह सांस्कृतिक टकराव की बृहत्तर प्रक्रियाओं के जरिए विभिन्न शैलियाँ बदलती और विकसित होती गई। इसलिए स्थापत्य शैलियों को देखकर हम इस बात को भी समझ सकते हैं कि शाही और राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्थानीय के बीच सांस्कृतिक टकराव और राजनीतिक खींचतान किस तरह शक्ल ले रही थी। अब हम आगे देखते हैं काल रेखा। 1500 से 1700 तक यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत में अपने ठिकाने स्थापित करती। पंडित जी पुर्तगाली मछलीपट्टन में डच, 1510 में मछलीपट्टन में डच और 1605 में मद्रास में। और यहाँ पर हम देख सकते हैं पुर्तगाली का था 1510 मछलीपट्टन में डच, 1605 में मद्रास में, 1639 में बम्बई में, 1661 और कलकत्ता में, 1690 में अंग्रेज तथा पांडुचेरी में, 1673 में फ्रांसीसी अपने ठिकाने बनाते। 1757
में पलासी के युद्ध में अंग्रेजों के निर्णायक जीत होती है। वे बंगाल के शासक हो जाते हैं। 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। 1793 में कॉर्नवालिस संहिता बनी। 1803 में कलकत्ता नगर सुधार पर लॉर्ड वेलेजली द्वारा लिखित मिंटस और 1818 में दक्कन पर अंग्रेजों का कब्जा। बम्बई को नए प्रांत की राजधानी बनाया जाता है। 1853 में बम्बई से ठाणे तक रेल लाइन बिछाई जाती है। 1857 में बम्बई में पहली स्पिनिंग और वीविंग मिल की स्थापना की जाती है। 1857 में बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1870 के दशक में नगर पालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल किया जाने लगा और 1881 में मद्रास हार्बर का निर्माण हुआ और 1896 में बम्बई के वाटसन्स होटल में पहली बार फिल्म दिखाई गई। 1896 में बड़े शहरों में प्लेग फैलने लगता था। 1911 में कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया गया। अब आप यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए, इन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। जो आपको ये क्वेश्चंस दिए गए, इन क्वेश्चंस के आंसर आपको 100 से 150 शब्दों में लिखना है और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनके आंसर आपको 250 से 300 शब्दों में लिखना है। उम्मीद है जो हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।